नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको पाकिस्तान की बौखलाहट वाली चरम सीमा दिखाएंगे जो वो एलओसी पर दिखा रहा है। हालांकि इंडियन आर्मी ने उसकी सारी चालबाजियों को बॉर्डर पर कैसे धुआं कर दिया और इससे पाकिस्तान कैसे तड़पा, ये देखकर आपको आनंद आएगा। जो पाकिस्तान जंग की बातें करता है, जो भारत के जवाबी शोलों से बचने के लिए बेगुनाहों को ढाल बना रहा है, आज उसका ये पाप भी दुनिया देखेगी। मुनीर की फौज कैसे बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को टारगेट कर रही है, इसकी कई ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आपको सत्ता में दिखाएंगे। वैसे पाकिस्तान ने बॉर्डर पर कल रात जो हिमाकत की है, वो उसके लिए कैसे बड़ी गलती साबित होने वाली है, इसकी स्क्रिप्ट आज गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की 4 बड़ी बैठकों में लिख दी गई है। इसमें एक तस्वीर राजनाथ सिंह की भी है, जिसे देखकर पाकिस्तान का तनाव बढ़ने वाला है। वैसे इससे पहले ही शहबाज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उन्होंने चीन, सऊदी और कतर जैसे देशों को फोन घुमा दिया है। उनके ही रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के अनुसार पाकिस्तान सभी देशों से भारत के साथ तनाव कम करवाने की अपील कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के लिए दुख भरे समाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिंधु जल संधि को लेकर उसे वर्ल्ड बैंक ने भी जोर का झटका जोर से ही दिया है। वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि इस मुद्दे में मध्यस्थ के अलावा उसकी कोई भूमिका नहीं है। भारत पाकिस्तान के तनाव और ऑपरेशन सिंदूर पर आरएसएस का पहला बयान भी आया है। संघ ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना का अभिनंदन किया है और यह कहा है कि इस घड़ी में सरकार और सैन्य बलों के साथ पूरा देश खड़ा है। एक बड़ी खबर आईपीएल को लेकर, जिसे भारत पाकिस्तान सैन्य टेंशन को देखते हुए 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बीसीसीआई ने कहा है कि नया शेड्यूल जल्द जारी होगा, लेकिन वो इस स्थिति में सिक्योरिटी फोर्स और सरकार के साथ हैं। पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक इस वक्त जारी है। बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं और ये हाई लेवल बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हो रही है। इस वक्त भी ये बैठक जारी है। आज दिन में भी बैठकों का सिलसिला चलता रहा और अब ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हो रही है, जिसमें बैठक में सेना के तीनों प्रमुख मौजूद हैं। एनएसए अनिल चौहान मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा अजीत डोभाल जी भी मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास पर यह अहम बैठक, जिसमें तीनों सेना प्रमुख के साथ पीएम मोदी की बैठक हो रही है, जिसमें सीडीएस भी शामिल हैं, रक्षा मंत्री भी शामिल हैं और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, याचना नहीं अब रण होगा। और अब भारत पाकिस्तान को यह बताएगा कि यह रण कितना भीषण होगा। पाकिस्तान ने कल रात एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो गलती की, अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। इसका प्रमाण आज हम आपको भारत में हुई एक मीटिंग से निकली तस्वीर से देने वाले हैं। लेकिन पहले भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे माहौल पर 7 अपडेट देख लीजिए। विदेश मंत्रालय ने अभी एक बड़ी जानकारी दी है। कल रात पाकिस्तान ने भारत की 36 लोकेशन पर करीब 400 ड्रोन दागे। हालांकि शुभ समाचार यह है कि भारत ने पाकिस्तान के सारे ड्रोन मार गिराए और हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया। तीसरी बड़ी खबर यह है कि अब भारत पाकिस्तान पर जो जवाबी एक्शन ले रहा है, उससे शहबाज का दिल घबरा रहा है और इस घबराहट में उन्होंने चीन, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों को फोन घुमाया है। भारत के साथ तनाव कम करवाने की अपील की है। आज भारत में रक्षा और गृह मंत्रालय समेत 4 बड़ी बैठकें हुई हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी रणनीति पर बात हुई है। अभी भी पीएम मोदी, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक चल रही है। लेकिन तीनों सेना प्रमुख के साथ राजनाथ सिंह की एक तस्वीर से पाकिस्तान में जबरदस्त टेंशन है, जो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह है कि ड्रोन अटैक के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश भी कर रहे थे, जिसे बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के सांबा में 7 आतंकी मार गिराए गए हैं। सत्ता में लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों और सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए एक बहुत जरूरी सलाह है। देश में युद्ध का माहौल है। हम भी तथ्यात्मक खबरों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ वैचारिक युद्ध लड़ रहे हैं और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस स्थिति में आप तक जो जानकारी पहुंचे वो सटीक हो, सुरक्षा के लिहाज से सही हो। लेकिन आगे बढ़ने की रेस में जब कोई इस जिम्मेदारी को भूल जाए तो ये चिंताजनक है।
इसीलिए हम अपने सभी न्यूज़ मित्रों को ये बताना चाहते हैं कि आप TV9 भारतवर्ष पर भरोसा कीजिए। और उसकी वजह है ये, आप समझिए, क्योंकि हमने इस्लामाबाद पर भारत के कब्जे की फर्जी खबर नहीं दिखाई। हमने भारतीय सेना के पाकिस्तान में घुसने की फेक न्यूज़ नहीं फैलाई। हमने आसिम मुनीर को गिरफ्तार किए जाने का झूठ नहीं दिखाया। हमने आपको किसी भी फिदायीन हमले की गलत जानकारी नहीं दी। हमने सुरक्षा के लिहाज से कोई भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं बताई, क्योंकि हम जानते हैं ये वॉर की कवरेज कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक गंभीर मसला है और युद्ध की सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और हम हमेशा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते भी हैं और अच्छी तरह निभाते भी हैं। लेकिन अब अगली खबर की बात करते हैं। जब कोई देश युद्ध के मैदान में होता है तो एक छोटी सी सूचना, एक सटीक हमला और एक तस्वीर युद्ध की दशा और दिशा की कहानी कह देते हैं। आज जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ऐसे में भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पर एक तस्वीर ट्रेंड कर रही है, जिसे देखकर पाकिस्तान में डर की मात्रा और बढ़ गई है। ये तस्वीर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सेना प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। दरअसल 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान की ओर से किए गए नाकाम ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक की जो तस्वीर सामने आई है, उसने देश और दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। इस बंद कमरे में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मौजूद सभी अधिकारी न सिर्फ शांत, संयमित और आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे, बल्कि तस्वीर में हल्की मुस्कान के साथ उनका संयम भारत की रणनीतिक स्थिरता और तैयारियों को दर्शाता हुआ दिखा। इस बैठक में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शामिल थे। तस्वीर में दिखा आत्मविश्वास सिर्फ भावनात्मक सुकून नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था। भारत सुरक्षित है, नेतृत्व सतर्क है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की तुलना पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की उस बैठक की तस्वीरों से हो रही है। देखिए, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर के बारे में हमने बात की, लेकिन इसकी तुलना किससे हो रही है? उस तस्वीर से हो रही है जो बैठक पाकिस्तान में हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर समेत सभी के चेहरे उतरे हुए हैं। देखिए किस तरह से चेहरे उतरे हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं, चेहरे उतरे हुए हैं, लटके हुए हैं, उनके चेहरे पर घबराहट और डर साफ पता चल रहा है। जबकि भारत के रक्षा मंत्री की बैठक की तस्वीर देखिए, यहाँ इस तस्वीर में आपको साफ दिखेगा कि सभी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट है, सुकून है, आत्मविश्वास है। सब कुछ भारत की योजना के हिसाब से जैसे हो रहा हो, और वो आत्मविश्वास इन चेहरों पर देखिए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए किस तरह की हालात हैं। यही स्थिति इस समय पाकिस्तान की है। दरअसल युद्ध के बीच में किसी के चेहरे पर मुस्कान ऐसे ही नहीं आती, इसके पीछे मजबूत वजह होती है। और राजनाथ सिंह के लिए ये वजह थी भारत की मजबूत रक्षा प्रणाली। अब से ठीक 24 घंटे पहले पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किया था। उन्होंने ये सोचा था कि वो इन हमलों से भारत को डरा देगा। करीब 36 शहरों पर हुए इन हमलों में पाकिस्तान के लिए खुशी का एक लम्हा भी नहीं आया। भारत पर मारे गए पाकिस्तान के करीब सभी 300 से 400 ड्रोन आसमान में मार गिराए गए। सभी मिसाइलों को भी भारतीय एयर डिफेंस ने आसमान में ही धुआं कर दिया। पाकिस्तान के चाइना मेड हथियार कैसे धुआं हुए, इस पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले हम आपको पाकिस्तान कितना कायर है, इसका छोटा सा सबूत भी दे देते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने कल जब हमला किया तो उसे इस बात का आभास रहा होगा कि भारत जवाबी हमला करेगा। इस डर से पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद ही नहीं किया, बल्कि सिविल विमान लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के आसमान पर उड़ते रहे। भारत की जवाबी कार्रवाई में यात्री विमानों को नुकसान पहुंच सकता था, जिसे देखते हुए भारत ने कल रात हमला नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बदला नहीं लिया गया। अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आज सुबह भारत ने पाकिस्तान के कई शहरों को धुआं कर दिया। एक बार सुनिए कि आधिकारिक रूप से क्या बताया गया है, फिर आपको चाइनीज हथियार के भरोसे भारत से जंग लड़ रहे पाकिस्तान की लाचारी भी दिखाएंगे। क्या देख रहे भाई?
8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन थे। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है। मिसाइलों के अलावा पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक की कोशिश की। एक साथ 300 से 400 ड्रोन हमले करने का प्लान था। भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इस प्लान को पूरी तरह पंक्चर कर दिया। भारत के इस एयर डिफेंस का सबसे पहला और सबसे बड़ा बाहुबली S-400 सुदर्शन चक्र है। लेकिन कल रात हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को रोकने में आकाश मिसाइल सिस्टम की भी बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा SAMAR यानी समर स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का सुरक्षा कवच भी पाकिस्तान नहीं भेद पाया। वहीं भारत के पेचोरा मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान को बेचारा बना दिया। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन और Zu-23mm गन ने भी पाकिस्तान के ड्रोन के हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ही हिला दिया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा आकाश मिसाइल सिस्टम की हो रही है। आकाश भारत का स्वदेशी विकसित मिसाइल सिस्टम है जो जमीन से हवा में मार करता है। इसकी टारगेट रेंज 30 से 70 किलोमीटर है। 60 किलोग्राम विस्फोटक क्षमता के साथ आकाश मिसाइल 70 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को मार सकता है। शायद पाकिस्तान को भारत की इस आसमानी ताकत का अंदाजा नहीं था। आकाश मिसाइल 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करता है। यह सिस्टम एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। वैसे पाकिस्तान के छोटे, कमजोर और कबाड़ स्वॉर्म ड्रोन को गिराने के लिए भारत को S-400 जैसे बाहुबली सिस्टम की जरूरत थी भी नहीं। भारत के पास कई ऐसे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो बहुत सटीकता के साथ दुश्मन के हमले को नाकाम कर सकते हैं। ऐसा ही एक हथियार है L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन, जिसकी फायरिंग क्षमता 300 राउंड प्रति मिनट तक है। इन एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने अपग्रेड किया है, जिसके बाद ये 12 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। ड्रोन और फाइटर जेट को गिराने में इन्हें महारत हासिल है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है Zu-23 ट्विन बैरल गन का, जो 3 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों पर निशाना लगाने में इसका कोई जवाब नहीं है। खास बात यह है कि इससे एयर और ग्राउंड दोनों टारगेट को हिट किया जा सकता है। ऐसा ही एक और हथियार चिल्का एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जो हर मिनट करीब 3500 राउंड फायर कर सकती है, 3500, और 3 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी संभावित खतरे को टाल सकती है। ड्रोन को ट्रैक करने और मार गिराने की इसकी क्षमता बहुत खास है। दरअसल पाकिस्तान के पिटने की बड़ी वजह है चाइनीज माल। पाकिस्तान हथियारों पर खर्च तो खूब करता है, उसे सेना और आतंकियों दोनों के लिए हथियार खरीदने पड़ते हैं, लेकिन उसका सप्लायर चीन है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि चले तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। इसीलिए कल रात जब पाकिस्तान ने चीन के हथियारों से भारत पर हमला किया तो उसे आकाश में धुआं धुआं कर दिया गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 3 चाइना मेड हथियार को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसमें पहला नंबर है PL-15 मिसाइल, इसे हवा में मार गिराया गया। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो लाहौर में तैनात था, वो मिसाइल हमला रोक ही नहीं पाया, और JF-17 फाइटर जेट, जो भारत में हमला करने में फेल रहा।
अब जब डिटेल में बात करें तो सबसे पहले PL-15 मिसाइल की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने एक PL-15 मिसाइल खरीदने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन कल रात जब पाकिस्तान ने भारत पर इन मिसाइलों से हमला किया तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने ये मिसाइल टिक नहीं पाई, उसे हवा में ही मार गिराया गया। पंजाब के होशियारपुर में चीनी मिसाइल PL-15 BB-RAM गिराने का दावा किया गया है। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के सामने बेअसर PL-15 BB-RAM है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान ने यह भी चीन से ही खरीदा था। पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि यह चाइनीज सिस्टम उसे हमले से बचा लेगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 24 मिसाइल अटैक में से एक भी HQ-9 नहीं रोक पाया, यानी ये सिस्टम फेल हो गया। इसका एक सबूत कल भी देखने को मिला जब लाहौर में इसे तैनात किया गया था, लेकिन भारत के शुरुआती हमले में ही इसे नष्ट कर दिया गया। खास बात यह है कि चीन ने पाकिस्तान को तो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम बेच दिया, लेकिन खुद उसने रूस से S-400 खरीदा है, वही S-400 जो भारत में सुदर्शन चक्र का काम कर रहा है। तीसरे नंबर पर चीन का फाइटर जेट JF-17 है। पाकिस्तान ने चीन से JF-17 काफी महंगे दाम पर खरीदा है, लेकिन खुद वो इसका इस्तेमाल नहीं करता है। और अब जब पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा है तो ये फाइटर जेट उड़ तो पाकिस्तान से रहे हैं, लेकिन इसके मलबे भारत के खेतों में मिल रहे हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने चीन के JF-17 फाइटर जेट खरीदे थे, उसमें PL-15 मिसाइलें लैस थी। अब संकट यह है कि दोनों बेकार साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ हवा में ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर भी चीन के हथियारों के भरोसे है। भारत के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान चाइनीज आर्टिलरी से हमले कर रहा है। LOC पर SH-15 आर्टिलरी गन से फायरिंग की जा रही है। पुंछ, राजौरी, उड़ी में SH-15 का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हमलों में पाकिस्तान इस बात का खास ध्यान रख रहा है कि वो आम नागरिकों को निशाना बनाए, क्योंकि ज्यादातर हमले इन्हीं इलाकों में हैं। भारत ने भी 3 या 4 जगह पर हमला किया, जिससे लाहौर का रिजल्ट हमको आ गया कि वहाँ पर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने बर्बाद कर दिया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो चीन का उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए लगाया था वो कामयाब नहीं हुआ। अभी क्या ये चीन के इक्विपमेंट में डिफेक्ट है, कमियां हैं, या पाकिस्तान के जो सोल्जर्स उधर है जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक तरह से नहीं कर सके, ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन ज़रूरी है कि कोई ना कोई कमी पेशी है जो पाकिस्तान के पास थी। ये हमको इन 2 ऑपरेशन में बिल्कुल साफ दिखाई गई। कल पाकिस्तान ने क्या किया, कई जगह पर 15-20 जगह पर उन्होंने हमले किए, श्रीनगर से लेके राजस्थान तक बॉर्डर एरियाज़ में। अभी ये जो मिसाइल्स उन्होंने उस टाइम पर फेंकी, जितने भी मिसाइल्स और ड्रोन्स दोनों के हमले किए, तो जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था वो इतना कारगर था कि हमने 100% उसको रोक दिया। और मेरे साथ आज सत्ता में हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़े हैं। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं कि वो हमें समझाएंगे दरअसल इस पूरे परिप्रेक्ष्य को। सुमित, 2 बहुत अहम सवाल हैं। पहला ये कि क्या चीन के हथियारों से पाकिस्तान भारत से जंग लड़ने की स्थिति में है? देखिए, अगर देखा जाए तो चीन के जितने भी आप कह सकते हैं कि जो उनके पास इक्विपमेंट्स है वो ट्राई एंड टेस्टेड नहीं है, वो कभी भी वॉर सिनेरियो के अंदर टेस्ट नहीं किए गए। चीन ने उनकी अच्छी वीडियोस बनाई, उनके बारे में पब्लिसिटी की और उसके बाद उसको अलग अलग देशों को भेज दिया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। इस समय पाकिस्तान के जो मेजर एयरक्राफ्ट्स हैं, सबसे ज्यादा जो एयरक्राफ्ट है वो JF-17 है, जो पाकिस्तान बहुत लंबे और बहुत आप कह सकते हैं मैसिव स्केल में इस्तेमाल कर रहा है। वही फाइटर जेट पाकिस्तान और चीन ने मिलकर ज्वाइंट प्रोडक्शन की और म्यांमार को भेजे। आप मानेंगे कि 11 फाइटर एयरक्राफ्ट म्यांमार ने डाउन कर दिए क्योंकि उसके विंग्स में लगातार क्रैक आ गए थे। और अब जब भारत पाकिस्तान का ये
आप कह सकते कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है, तब भी पाकिस्तान के ये सारे इक्विपमेंट जो चीन से मिले थे, ये सारे के सारे या तो धराशायी हो गए या फिर ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाए। हाल के सबसे बड़ा उदाहरण है लाहौर के एडी सिस्टम्स को, रेडार सिस्टम्स को जो भारत ने टारगेट किया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण। भारत ने बड़ी आसानी से उन इलाकों में, उस जगह पर जाकर, यानी डीप इनसाइड पाकिस्तान में जाकर उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया, रेडार सिस्टम्स को टारगेट किया, HQ-9 को, जिसकी रिस्पॉन्स टाइम, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसका आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण काम यह था कि लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना, कोई भी थ्रेट आए तो उसको न्यूट्रलाइज करना। लेकिन ना तो उसने रिस्पॉन्ड किया और ना ही वो अपने आप को बचा सका। तो आप मान के चलिए कि पाकिस्तान के पास जो कैपेबिलिटीज हैं, जो चीजें हैं, दरअसल वो कबाड़ है, और इस समय पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा तंत्र कबाड़ के ढेर पे खड़ा है। यानी न्यूट्रलाइज करने की जिम्मेदारी थी, खुद ही न्यूट्रलाइज हो गया एयर डिफेंस सिस्टम। दूसरा सवाल ये है सुमित कि अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई MEA की, उसमें बताया गया कि कल पाकिस्तान ने जो ड्रोन अटैक किए उसमें कई ड्रोन ऐसे थे जिसमें पेलोड नहीं था। ये पाकिस्तान की क्या रणनीति थी? क्या वो हमारे डिफेंस सिस्टम को चेक कर रहे थे? क्या है ये रणनीति? तो मैंने, अगर आप स्ट्रैटेजीज को गौर से देखें, अगर आप देखें कि आप मैसिव स्केल पे स्वान ड्रोन्स भेजते हैं और उसके बाद आप लगातार दूसरा अटैक करते हैं मिसाइल से, फिर तीसरी बार दोबारा से आप ड्रोन्स भेजते हैं। दरअसल ये जो पूरा मॉडल है, ये जो पूरी स्ट्रैटेजीज है, ये पाकिस्तान ने हमास से ही सीखी है। क्यों हम बार बार कह रहे हैं? हमास ने इजराइल में कुछ ऐसा ही किया कि आयरन डोम को मल्टीपल लोकेशंस के अंदर एंगेज किया, क्या मैसिव एंगेजमेंट की गई। और इसके पीछे का कारण समझिए कि किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट की एक कैपेसिटी होती है, उसकी एक क्षमता होती है कि वो इतने टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। अभी पाकिस्तान ने कल जो किया वो यही किया कि उसने 400-500 ड्रोन भेजे। उसे लगा कि भारत के जो रेडार सिस्टम्स है, एडी सिस्टम्स है, वो मल्टीपल एंगेज हो जाएंगे। उसने फिर 8 से ज्यादा मिसाइलें दागी और अलग अलग मल्टीपल लोकेशंस में दागी। उसके बाद उसने फिर ड्रोन्स भेजे जो नौशेरा में, रजौरी में हमने देखने को मिले। लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल गया कि भारत ने अपने जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम्स है वो मल्टी लेयर्स में डिप्लॉय किए गए हैं, जिसमें आप कह रहे हैं लॉन्ग रेंज के S-400 भी है, हमारे पास आकाश मिसाइल सिस्टम्स भी हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट ये एडी गन्स की आप बात कर लीजिए, दूसरे मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम्स की आप बात कर लीजिए, ये मल्टी लेयर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप इन चीजों को समझते हैं, पाकिस्तान ऐसा क्यों करना चाहता? पाकिस्तान दरअसल हमारे रिस्पांस टाइम को देखना चाह रहा था। वो ये देखना चाह रहा था कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं किन किन जगहों पर, कहां पर, कितनी देर में रिस्पॉन्ड करते हैं, वो उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना चाह रहा था। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी भी ये होती है कि अगर आपको अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से बड़ी एक्सरसाइज करनी हो तो आप दुश्मन के इलाकों में जाकर बिना जाए अपने बड़े, आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक इक्विपमेंट्स को खतरे में डाले, आप उसके इलाके के बारे में जानकारी कर सकते हैं। शायद पाकिस्तान इसी स्ट्रैटेजीज पर इस समय काम कर रहा है। सुमित, आप बने रहें हमारे साथ। भारत के हथियारों के सामने पाकिस्तान बहुत नर्वस है, इसलिए किसे क्या बोलना, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये पाकिस्तान के मंत्रियों को पता ही नहीं चल पा रहा है। एक लाइन आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी कंफ्यूजन है पाकिस्तान में इस वक्त, उनके एस्टैब्लिशमेंट में। इसे ऐसे समझिए कि ड्रोन अटैक पर पाकिस्तान से 2 तरह के बयान सामने आए हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी लोकेशन ना पता चले इसलिए हमने ड्रोन नहीं मारा। सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि हमने 25 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। अब समझिए कि 2 मंत्री, 2 तरह के बयान, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही दिखाई देता है। दरअसल ये पूरा मामला सच और झूठ में फंसा हुआ है। सच का एक सिद्धांत ये होता है कि सिर्फ एक ही बात बार बार बोली जाती है, जबकि झूठ का संकट ये है कि पिछली बार क्या बोला गया था वो पता ही नहीं होता है। एक व्यक्ति जो कह रहा है वो दूसरे व्यक्ति को पता नहीं होता है। अगली बार आपको नई बात बतानी पड़ती है और ऐसे में कंफ्यूजन बढ़ता ही जाता है। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, अब सवाल यह है कि ड्रोन अटैक पर पाकिस्तान कंफ्यूजन में है या ये भी उसकी कोई रणनीति है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ने जो कहा, उन्होंने कहा कि लोकेशन छिपाने के लिए हमने ड्रोन को नहीं मारा है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वैसे अगर आप उनके पूरे बयान को थोड़ा सा डिकोड करें तो आपको 2 पॉसिबिलिटीज बहुत विजिबली नजर आ जाएगी। पहली तो ये है कि ख्वाजा आसिफ वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, भले ही वो बड़े बेतुके बयान देते हो, अनसेंसलेस बात करते हो, लेकिन अगर आप माने तो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी भी अपने स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट्स को एक्सपोजर नहीं देते हैं ड्रोन अटैक से, छोटे मोटे अटैक से, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने आया है, ये शायद सिर्फ और सिर्फ आपको रिस्पॉन्स करने है, देखना है। तो अगर आप उसको देखें
तो ख्वाजा आसिफ का ये बयान आपको समझ में आएगा कि शायद स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लियर है, लेकिन पाकिस्तान की परिस्थिति में जब इसको मैं कंपेयर करता हूं तो शायद मुझे दूसरा रीजन ज्यादा वैलिड लगता है। वो वैलिड ये है कि पाकिस्तान के पास वो मैकेनिज्म ही नहीं है, वो क्षमताएं ही नहीं है कि वो उन ड्रोन्स पर अटैक कर सके। और ख्वाजा आसिफ भले ही अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये रीजन दे रहे हो कि देखिए हम तो चाहते नहीं थे कि हम रिस्पॉन्ड करें, लेकिन आखिरकार आपने वो डिफेंस इक्विपमेंट लगाए ही क्यों है जब आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है। और अगर वो ड्रोन लगातार बड़े एक्सप्लोजिव कैपेसिटी के साथ होते, अगर उनका पेलोड करीबन जो 16-17 किलो केजी का है, अगर वो उस कैपेसिटी के साथ आपके एक्सप्लोजिव को कर देते तो आपकी हालत क्या थी। और इसका बड़ा उदाहरण ये भी हुआ कि लाहौर में इन्हीं ड्रोन्स ने उनके डिफेंस बैटरीज को टारगेट भी कर दिया और उनको नुकसान भी पहुंचा दिया। और ख्वाजा आसिफ अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि जनता लगातार उनसे सवाल पूछ रही है कि आखिरकार आपने जो चीन से ये इक्विपमेंट लिए थे, ये खेलने के लिए लिए थे या फिर अपनी रक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए लिए थे। जी हाँ, जनता भी यही सवाल पूछ रही है, सांसद भी यही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपके एक अहम शहर में आकर उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और आपने फिर भी जो ड्रोन है उसको नहीं मार गिराया। ये अपने आप में समझ में नहीं आती है बात। बहुत शुक्रिया सुमित, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सत्ता में अब बात करते हैं आतंक परस्त नीति वाले पाकिस्तान के उस गुप्त गठबंधन की जिसमें आतंक वाली साजिश है, हमले वाली नीति है। इसकी झलक कल उस वक्त देखने को मिली जब पाकिस्तान की ओर से भारत की तरफ स्वॉर्म ड्रोन अटैक किए गए। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को वैसे तो इस गठबंधन की जानकारी हमने बहुत पहले दे दी थी, लेकिन कल जब रात को पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमले की कोशिश की गई, उस समय ये और भी साफ हो गया कि भारत के तेवर से बौखलाया पाकिस्तान किस राह पर जा रहा है। हर तरफ यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हमास से प्रेरित है। पाकिस्तान हमास के स्टाइल में भारत पर स्वॉर्म ड्रोन अटैक कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से हमले की इस नाकाम कोशिश के बाद क्या चल रहा है, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान के स्वॉर्म ड्रोन हमले का हमास स्टाइल ट्रेंडिंग है। आपको बता दें कि ये बात कहां से निकली। इसी वर्ष 5 फरवरी को हमास के आतंकियों के साथ एक मीटिंग हुई थी। पीओके में हमास के कमांडर ने आतंकियों के बीच भाषण दिया था। यहीं से सवाल उठ रहा है कि क्या हमास की ट्रेनिंग से प्रभावित होकर पाकिस्तान ने अटैक का प्लान बनाया। पाकिस्तान के स्वॉर्म ड्रोन अटैक का हमास कनेक्शन क्या है। आपको ये बता दें कि कल पाकिस्तान ने भारत में 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन से घुसपैठ की थी। इस हमले के बाद यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी पर हमास नीति हावी हो चुकी है, लेकिन भारत के मजबूत डिफेंस सिस्टम के आगे उसकी ये चाल भी हवा में ही खत्म हो गई। पाकिस्तान के हमले में हमास की बात क्यों आ रही है, इसका वीडियो प्रमाण भी आइए आपको दिखाते हैं। आपको 2 वीडियो से बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने भारत पर उसी तरह हमले की कोशिश की जिस तरह 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। उसी तरह भारत के कड़े कदम और कठोर एक्शन से घबराया पाकिस्तान छटपटा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि हमास के संपर्क में आकर वो उसी अंदाज में हमले कर रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल रहा है कि हमास का जो हाल इजराइल ने किया, भारत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों का हाल उससे भी बुरा कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से उसकी एक झलक दुनिया देख चुकी है। कैसे पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी का पूरा परिवार खत्म हो गया। इन दोनों तस्वीरों को देखकर यही कहा जा रहा है कि भारत के शहरों की ओर ड्रोन पाकिस्तान ने जरूर भेजे थे, लेकिन दिमाग हमास का था। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आमतौर पर हमास के आतंकवादी ड्रोन हमले करते हैं। इजराइल को निशाना बनाने के दौरान हमास ने सैकड़ों ड्रोन्स को एक साथ लॉन्च किया था। तब इजराइल का आयरन डोम सिस्टम उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था, लेकिन पाकिस्तान की सारी कोशिशों को भारत ने फेल कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार 5 फरवरी को हमास के बड़े कमांडर को पाकिस्तान की ओर से आमंत्रित किया गया था। जिस तरह किसी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या कोशिश की उसकी तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर की असली कहानी यह है कि पाकिस्तान के हर हमले को भारत ने नाकाम कर दिया। जम्मू से जैसलमेर तक पाकिस्तान से सटे इलाकों में ताबड़तोड़ ड्रोन, रॉकेट, मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की तरफ से फायर सभी ड्रोन और मिसाइलों को भारत के S-400 ने नाकाम कर दिया। आपको ये बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने हमास से प्रभावित होकर, हमास से शिक्षा लेकर भारत पर अटैक की नाकाम कोशिश की और हमास के किस किस हुनर का पाकिस्तान ने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इजराइल पर जब हमास ने हमला किया था तो स्वॉर्म ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कल पाकिस्तान ने भी यही किया। भारत के 36 शहरों में 300 से 400 ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की।
हमास की तरह छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जिस तरह इजराइल पर हमास ने छोटे रॉकेट दागे थे, पाकिस्तान ने भी छोटी मिसाइल, छोटे रॉकेट से अटैक किया, जिसे बिना वक्त गंवाए भारत ने नाकाम कर दिया और पाकिस्तान का हमास स्टाइल भी फेल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर पर आज भारत सरकार की ओर से बयान भी दिया गया, जिसमें ये जानकारी दी गई कि कैसे पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की थी और भारत ने कैसे इसे नाकाम कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन हैं। स्वर्म ड्रोन मतलब बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन एक साथ आते हैं और एक टारगेट पर इकट्ठे जाके हमला करते हैं, जिससे वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और ये टेक्निक हमास और हिजबुल्लाह ने भी इस्तेमाल की थी, परंतु भारत ने हर एक ड्रोन को मार गिराया, ख़त्म कर दिया रास्ते में ही, इससे पहले कि कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि भारत ने स्टडी किया था रशिया यूक्रेन वॉर में, इजराइल हमास वॉर में, कि किस प्रकार से हमला करते हैं और इसका काउंटर मेजर क्या हो सकता है। शहबाज की सत्ता में बौखलाहट और घबराहट है और इन सब के बीच उसे बेइज्जती के कड़वे घूंट भी पीने पड़ रहे हैं, वो भी अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही देश की संसद में। पाकिस्तान के सांसद शाहिद खटक ने संसद में शहबाज शरीफ की तसल्ली बख्श बेइज्जती की है और शहबाज के लिए बुज़दिल और गीदड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी सांसद शाहिद खटक ने यह भी कहा कि जो शख्स खुलकर भारत के पीएम मोदी का नाम लेने से भी डरता है, वो बॉर्डर पर खड़े पाकिस्तानी फौजियों को क्या ही पैगाम देगा।